गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा केवी का इंटरव्यू कैसा गया? मेरा नाम विक्रम है और मैंने पीएम श्री केवी नंबर 1 धनबाद में पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से अप्लाई किया हुआ था। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया। इंटरव्यू की डेट 26 फरवरी थी। इन्होंने 25 फरवरी दोपहर को एलिजिबल कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट किया था उनका लिस्ट इन्होंने वेबसाइट पर पब्लिश किया। 26 तारीख को इंटरव्यू थी, तो मैं 26 को सुबह सुबह केवी नंबर 1 धनबाद पहुंच गया। वहाँ पहले से ही कुछ लोग आ चुके थे और धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स भी आ रहे थे। जब उनको लगा कि मैक्सिमम सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स आ चुके हैं तो करीब 9 बजे से इंटरव्यू शुरू हुआ। सबसे पहले पीजीटी हिंदी का इंटरव्यू हुआ। उसमें सिर्फ एक स्टूडेंट थी, एक कैंडिडेट थी। उनका इंटरव्यू करीब 5 मिनट तक चला और फिर वह बाहर आ गई। और फिर धीरे धीरे बाकी टीजीटी के जो भी कैंडिडेट्स थे उनके इंटरव्यू चले। अब बारी आई पीजीटी हिंदी के इंटरव्यू की। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में पहले मेरा नाम था, तो मुझे इंटरव्यू बोर्ड के जो रूम है, जो कक्ष है, उसमें अनुमति लेकर प्रवेश किया। मैंने अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे 10वीं 12वीं बीए एमए है ना, बीएड वगैरह एमएड वगैरह की, तो वो सब अपना रख लिया था। कक्ष में प्रवेश करने के बाद सारे मेंबर्स का अभिवादन किया। उन्होंने बैठने को कहा, फिर मैं अपनी सीट पर बैठ गया। इंटरव्यू बोर्ड में 3 मेंबर थे, 2 मेल और 1 फीमेल थी। एक मेंबर ऑलरेडी उसी स्कूल की पीएम श्री केवी नंबर 1 धनबाद पीजीटी हिंदी के शिक्षक थे। उन्होंने सेल्फ इंट्रोडक्शन करने को कहा। उन्होंने मेरे से कहा कि अपना परिचय दीजिए। तो मैंने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम क्या है, मेरे माता पिता क्या करते हैं, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा या उच्च शिक्षा कहाँ से हासिल की है, मेरे पास क्या अनुभव है, इत्यादि वगैरह बताया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप उसको बता सकते। उन्होंने मेरे से पूछा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्होंने आदिकाल को क्या कहा था, या आदिकाल के बारे में उनका क्या मत था, ये बताइए। तो चूँकि हिंदी साहित्य के सारे स्टूडेंट्स हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से तो सभी कोई परिचित भी होंगे और आदिकाल तो पढ़ना ही है, इससे छुटकारा मिलना मुश्किल है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न था। मैंने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में जो आदिकाल है उसको वीरगाथा काल कहा था। वीरगाथा काल का जो पीरियड था, जो ड्यूरेशन, वो 1050 से 1375 तक चला था। इसमें वीर रस की प्रधानता थी, इसीलिए इसको वीरगाथा काल कहा था, है ना, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज रासो वगैरह की रचनाएं की गई थी। सिद्ध साहित्य जिससे नाथ जन चारण और परिकीर्णन साहित्य वगैरह भी शामिल हैं। तो ये सब बताया उनको। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बताइए कि छायावाद क्या होता है। मैंने बोला कि आधुनिक कविता का वह प्रमुख दौर है जो द्विवेदी युग के बाद आया। छायावाद आधुनिक कविता का वह प्रमुख दौर होता है जो द्विवेदी युग के बाद आया। छायावाद में क्या होता है ना, मानवीकरण की प्रधानता होती है, ये बताया। फिर बताया कि छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ उनके बारे में बताया। 4 प्रमुख स्तंभ है ना, जो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा वगैरह, तो इनके बारे में बताया। फिर समय सीमा बताया कि छायावाद की जो समय सीमा है वह क्या है। 1918 से लेकर 1936 तक का जो काल था वह छायावादी काव्य माना जाता है। इनकी प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी उनके बारे में बता दिया। जैसे रहस्यवाद है, इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, सौंदर्य और प्रेम है ना। फिर उनके जो प्रमुख कवि हैं, 4 तो स्तंभ हैं, 4 वही कवि हो गए। तो उन्होंने कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्यंग्यात्मक कविता किसे कहते हैं। ये भी बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न था कि व्यंग्यात्मक कविता किसे कहते हैं। तो व्यंग्यात्मक कविता के बारे में बताया कि वह जो हास्य और कटाक्ष के माध्यम से राजनीति या मानवीय स्वभाव की विसंगतियों या पाखंडों या कुरीतियों पर तीखा प्रहार करती है, उसे हम व्यंग्यात्मक कविता कहते हैं। यह भी कहा कि यह केवल हंसाने के लिए नहीं बल्कि विडंबना के द्वारा व्यवस्था को सुधारने या जागरूक करने का उद्देश्य रखती है, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ वैचारिक संघर्ष भी होता है ना। तो ये सब बताया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, ये सब चल रहा था। तो जो फीमेल मेंबर थी वो बिल्कुल शांत थी, वो सब देख रही थी। तो उनका जब उन्होंने ये 3-4 क्वेश्चन किया तो फीमेल मेंबर ने कुछ भी नहीं पूछा। फिर जो सेकंड मेल मेंबर थे उन्होंने कविता सुनाने को कहा। तो मैंने अनुमति मांगी कि सर, चूँकि ये कविता विषय से बाहर की है, ये कोई पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, खास करके 12वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो मैं थोड़ा
तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप कोई भी कविता सुना दीजिए। तो मैंने एक प्रेरक कविता जो गोपाल दास नीरज जी के द्वारा लिखा गया है, निराशा पर प्रहार करती है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना सिखाती है, वो कविता सुनाई। वो कविता थी, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, माला बिखर गई तो क्या खुद ही हल हो गई समस्या, सपने अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। फिर उन्होंने कहा कि आपने जो 4 लाइन स्टार्टिंग वाला है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, तो उसकी आप व्याख्या कर दीजिए। तो मैंने वही बोला कि सर, जीवन में जो अन्य भी संभावनाएं हैं उनके बारे में बताती है, असफलता से हमें निराश नहीं होना चाहिए, बाधाएं और नुकसान तो जीवन का हिस्सा है, हमें निराशावादी विचार त्याग कर कर्मशील बनने की प्रेरणा देती है, आशा का संदेश देती है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। मैंने अभिवादन किया पुनः और कक्षा से बाहर आ गया। मुझे नहीं पता मेरा इंटरव्यू कैसा गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक ही गया है। बाकी जब एलिजिबल जो उनको लगा कि हाँ भाई ये योग्य है, हमारे स्कूल में पढ़ा सकता है, तो जब वो लिस्ट आएगी तो मैं बाकी डिटेल्स भी आपके सामने शेयर करूँगा। बाकी मुझे नहीं पता कि वो मुझे सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो बाकी देखते हैं, लिस्ट आने का वेट करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने करीब करीब सभी प्रश्नों के ठीक ठाक उत्तर दिए हैं, लेकिन फिर भी जो फाइनल लिस्ट है उसका आने का वेट करते हैं। अगर मेरा नाम आया तो मैं आपके सामने और भी जानकारियाँ शेयर करूँगा कि वहाँ पे टीजीटी, पीजीटी और भी बाकी विषयों का इंटरव्यू कैसा गया, वहाँ का क्या माहौल है ना। तो ठीक है, जो भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए हो सकता है ये काफ़ी लाभदायक हो। बाकी आप अगर देने वाले हैं कहीं भी इंटरव्यू, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप तैयारी कीजिए। बेसिक क्वेश्चंस जो होता है किसी भी सब्जेक्ट का है उसको आप तैयार करके जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।